हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। हाल में ही वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया के 3 दिन के दौरे पे थे ऑन द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। वियतनाम इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अगर हम उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी की दृष्टि से देखें। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में लॉन्च हुई थी विद द कमिंग ऑफ बीजेपी लेड एनडीए अलायंस इन पावर। हालांकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक अपग्रेडेशन थी लुक ईस्ट पॉलिसी की, जो कि 1992 में लॉन्च की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में जो हालात थे, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इकोनॉमी को रिफॉर्म की ज़रूरत थी, उसके मद्देनज़र रखते हमें रिकवर करना था एक ऐसे एलाई का लॉस जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था। ऑल्सो चाइना का राइज हो रहा था हमारे बैकयार्ड में। 1962 के वॉर के बाद चाइना हमारा एस्टैब्लिश्ड एनिमी हो गया था। उसका चाइना हमारा एक विरोधी रहेगा, ये बात एस्टैब्लिश हो गई थी। उसके राइज को काउंटर करना था। साथ में ही एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें जो यूनिपोलर था और जिसका नेता यूएसए था, उसके साथ भी एक अच्छे रिलेशन की ज़रूरत थी। एंड आसियान जो साउथ ईस्ट एशिया का वो रीजन है, वो यूएसए के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यूएसए उस समय चाइना का इन्फ्लुएंस आसियान में न पड़े, इस बात को देखना चाहता था। तो एक तरीके से आसियान के साथ रिश्ते बढ़ाने में हमारे रिश्ते यूएसए से भी मजबूत होते। ऑल्सो वी वांटेड टू इम्प्रूव टाइज विद आसियान, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी रिफॉर्म हुई और हम लोगों को हुआ कि अब हमें मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल वेदर एलाई यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है। तो हमें और अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। उस समय इंडिया में फॉरेन करेंसी क्राइसिस भी हो गया था। हमारे पास डॉलर्स की कमी हो रही थी एंड हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम थे। हमें एक्सपोर्ट करने के लिए एक ऐसी मार्केट चाहिए थी जिसका रहन सहन हमारे जैसा हो, जिसकी रिक्वायरमेंट, जिसकी नीड हमारी जैसी हो, जो कल्चर में हमारे जैसा हो, कुछ सिमिलैरिटी हो, तभी हमारा सामान उनको इस्तेमाल में आएगा, दे कैन यूज़ इट। यूरोप एज अ मार्केट बहुत डिफरेंट, वहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं हम लोगों से, लेकिन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में फिर भी कुछ सिमिलरिटी ढूंढी जा सकती है। हमारे प्रोडक्ट्स के बिकने के ज़्यादा चांसेस थे इन द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया। जब लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च हुई तो इंडिया 1992 में सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बना आसियान का। सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर मतलब इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स में ही इंडिया एंड आसियान में डायलॉग होगा, बातचीत होगी। जो कोऑपरेशन होगा दैट विल बी लिमिटेड टू सर्टेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। लेटर ऑन इन 1995 ये जो स्टेटस है ये बढ़ के फुल डायलॉग पार्टनर हो गया। मतलब इकोनॉमी के जो भी सेक्टर्स हैं उन सब में इंडिया एंड आसियान में बात होगी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। 1996 में इंडिया ARF आसियान रीजनल फोरम का हिस्सा बना। आसियान रीजनल फोरम बेसिकली अपने आसियान के आसपास के रीजन्स के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए देख रहा था और उसमें इंडिया एक मेंबर बना। 2002 में आसियान का समिट लेवल पार्टनर बना एंड 2012 में इंडिया और आसियान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई। 2010 आते आते ये देखा गया कि जो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो कोऑपरेशन चल रहा था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो, उसमें उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी में अंतर था। मैं ये कहूँगी कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें जो अपग्रेडेशन हुआ लुक ईस्ट पॉलिसी का, वो ये था कि पहले सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होती थी लुक ईस्ट पॉलिसी में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सिक्योरिटी डायमेंशन भी आ गया, सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी होगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अपग्रेडेशन था वो ये था कि लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ आसियान रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स पे फोकस था, लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वो फोकस आसियान से बढ़कर और भी ईस्ट एशियन
रीजन्स में जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें भी हमारा फोकस बढ़ा कि हमारा कोऑपरेशन इन कंट्रीज से भी, आसियान के अलावा ईस्ट एशियन कंट्रीज से भी कोऑपरेशन रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 C's हाईलाइट किए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के: कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इंडिया एंड आसियान ने मिलके फॉलो थ्रू किए, जैसे कि आसियान एंड इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड इस्टेब्लिश हुआ, इंडिया एंड आसियान ग्रीन फंड इस्टेब्लिश हुआ, आसियान एंड इंडिया कोऑपरेशन फंड इस्टेब्लिश हुआ। ये फंड्स थे टू फंड म्यूचुअली इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड टू फंड साइंस एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स। इनको ऐसे रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स को एनकरेज करने के लिए फंड इस्टेब्लिश हुए थे। इनका जो मेन फोकस था इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रिफॉर्म, लिबरेशन, सब्सटैंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ब्रिटिश के टाइम हमारा जो फोकस था वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे रह गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने कोशिश की जो हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन को नेग्लेक्ट कर दिया है वो गलती सुधारी जाए एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट हो। नॉर्थ रीजन रीजन वॉज कंसिडर्ड एज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। ऐसे में ये लगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में फोकस किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो जो इंसर्जेंसी वहाँ हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ होगा। सब रीजनल कोऑपरेशंस भी देखे हमने, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये सारे सब रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव थे ताकि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इन ग्रोथ के लिए एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बने। एंड अगर देखा जाए तो इन पॉलिसीज़ का फ़ायदा हुआ है। हमारे बायलैटरल ट्रेड आसियान के साथ काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। आफ्टर साइनिंग FTAs in 2010 with ASEAN, trade has grown to $272 billion। इससे पहले FTA साइन होने से पहले आसियान के साथ जो हमारा ट्रेड था वो $2 बिलियन था और साइन होने के बाद $72 बिलियन हो गया है। 2015 से 16 तक जो ट्रेड था वो $65.04 बिलियन था एंड 2018 में ये $142 बिलियन हो गया है। आसियान इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2005 में हम ईस्ट एशियन समिट के भी मेंबर बन गए। लेकिन these policies have not been without its challenges। In fact, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो चैलेंजेस अचीवमेंट पे हावी हैं। नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं आई है, ये हम जानते हैं। RECP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें कि चाइना भी एक मेंबर है और आसियान स्टेट्स भी मेंबर हैं, उसमें से इंडिया ने पुल आउट कर लिया साइटिंग डिफरेंसेस विद चाइना। इसकी वजह से आसियान कंट्रीज़ इंडिया को बहुत फेवरेबली नहीं देख रही हैं। इनफैक्ट इंडिया को वो एज ऑब्स्ट्रक्शन देख रही हैं। इंडिया के जो डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, जैसे कि पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सोशल इनइक्वालिटी, इंसर्जेंसी, पुअर गवर्नेंस, पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आसियान कंट्रीज़, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ इंडिया को बहुत फेवरेबली नहीं देख रही हैं। और चाइना, क्योंकि उसकी ग्रोथ स्टोरी एक्सेप्शनल है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैरीटाइम इशू बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ चल रहा है, आसियान का बॉर्डर डिस्प्यूट भी है चाइना और आसियान कंट्रीज़ में, उसके बावजूद दे टेंड टू सी चाइना एज अ मोर फेवरेबल पार्टनर। वाई? क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, समथिंग इंडिया लैक्स।
क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली वो हमसे बहुत आगे है। सो डिप्लोमेसी से ज़्यादा हमें अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। डिप्लोमैट्स ने हमारे रिलेशंस आसियान कंट्रीज़ के साथ और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ अच्छे करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट कैन गो ओनली सो फार। जब तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से के एट पार नहीं आ जाती या कम से कम उससे आगे नहीं निकल जाती, तब तक चाइना विल बी व्यूड मोर फेवरेबली एंड जो चाइना फैक्टर है वो हमेशा हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, हमारे रिलेशन विद ईस्ट एशियन नेशंस एंड साउथ ईस्ट नेशंस, उनके उसमें चाइना फैक्टर हमेशा एक बाधा बना रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।